ओके, सबसे पहले हम कुछ अलॉयज कर लेते हैं, कॉमन अलॉयज। जैसे कि आपके पास है स्टील, तो आपके पास जो स्टील होती है उसमें कौन, आयरन जो कि मेटल है, और उसके साथ होता है कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है। और इसकी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये होता है हार्ड, टफ, स्ट्रॉन्ग, एंड इट इज यूजुअली used in construction purposes, जैसे कि construction of ships, bridges या vehicles। ठीक है, ये है स्टील का यूज। एक मेटल और नॉन मेटल का अलॉय है, आयरन और कार्बन का अलॉय है, हार्ड, टफ, स्ट्रॉन्ग, and it is used in the construction of ships, bridges and vehicles, right? फिर हम करते हैं कॉपर के दो कॉमन अलॉयज, अलॉयज ऑफ कॉपर, जिसमें है आपके पास ब्रास एंड सेकेंड इज ब्रोंज। ब्रास में है कॉपर एंड जिंक, और ब्रोंज में है कॉपर एंड टिन। ठीक है, और ये कैसे होती है इनकी प्रॉपर्टीज, दे आर malleable, strong, resistant to corrosion। ठीक है, एंड यूज कहाँ होते हैं, क्या बनाने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि स्क्रूज बनाने के लिए यूज होते हैं, या नट्स बोल्ट्स, ये सब बनाने के यूज में आते हैं। और जो आपके पास ब्रॉन्ज है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंट टू corrosion। और ये कॉइन्स बनाने के काम आता है, या स्टैच्यूज बनाने के काम आता है। राइट डाउन फास्ट। फिर है हमारे पास एक और अलॉय, जिसको आपने कभी देखा भी होगा, सोल्डर बोलते हैं, सोल्डरिंग अलॉय। वायर्स को जॉइन करने के लिए, फ्यूज करने के लिए, जैसे आपने कहीं देखा होगा रिमोट वगैरह में ऐसे वायर्स कनेक्टेड होती है, चिपकी हुई होती है, तो वो सोल्डरिंग एक मेटल होता है जिसमें वायर्स को आप कनेक्ट कर सकते हो। दिस alloy is called solder, and ये बना है लेड और टिन से, and this is used for welding electrical wires together। ठीक है, सोल्डरिंग अलॉय है ये। ओके, फिर आपने ये वर्ड सुना होगा, अमलगम। सुना है आपने ये वर्ड, अमलगम? अमलगम होता है मरकरी का किसी और मेटल के साथ मिक्सचर। ठीक है, मरकरी प्लस एनी अदर मेटल, जैसे सोडियम अमलगम होता है, तो मतलब सोडियम के साथ मरकरी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैग्नीशियम अमलगम या जिंक अमलगम, जो बटन सेल्स होते हैं ना, जो जैसे लेजर लाइट्स में होते हैं या हमारी वॉचेस में होते हैं, उसमें जिंक अमलगम होता है। ठीक है, फिर जैसे जो हमारे मेटल्स हैं, आपने पढ़ा होगा, इस पे आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी मैं कैसे आता है, कि आपके असाइनमेंट में भी होगा। गोल्ड की प्योरिटी को हम कैरेट्स के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं,
जो प्योर गोल्ड है दैट इज 24 कैरेट। ठीक है, अगर प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है तो इसके ऑर्नामेंट्स नहीं बनाए जाते क्योंकि फिर वो टूट जाएंगे, जल्दी टूट जाते हैं। तो हम इसमें इसको थोड़ा सा टफ बनाने के लिए इसमें सिल्वर या कॉपर ऐड करते हैं, जिसमें 22 पार्ट्स जो है वो गोल्ड का होगा। 22 कैरेट अगर आपके पास गोल्ड है तो 22 पार्ट्स उसमें गोल्ड होगा, और बाकी या तो सिल्वर होगा या फिर कॉपर होगा। ठीक है, देन अगर आपको पूछा जाए नोबल मेटल्स के बारे में, तो नोबल मेटल्स वो है जो जल्दी रिएक्ट नहीं करते। तो नोबल मेटल्स हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब नोबल मेटल्स हैं। नोबल मेटल्स जो जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो और अगर एसिड के साथ भी ये जल्दी रिएक्ट नहीं, जल्दी क्या इनके बाहर एक लेयर बन जाती, तो ऐसे मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए हमने किया भी था, हम यूज करते हैं एक्वा रिजिया, जिसमें 3 पार्ट्स HCl और 1 पार्ट HNO3 लेके आप इनका सोल्यूशन बनाते हो, जिसमें ये मेटल्स डिसॉल्व हो पाते हैं। ठीक है, देन अगर आपसे पूछा जाए व्हाई डू ionic compounds ionic compounds have high melting point, have high melting point? हाँ जी, who knows the answer? Give me the answer. बताओ कोई। Because of strong force of attraction between 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 ions. between positive and negative ions, इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस of, let's say, electrostatic attractions between cation and anion, उसकी वजह से क्या होगा, they are strongly held। ठीक है, and if they are strongly held, आपको उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, देन एक क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? क्या होते एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, बता सकते हो? That react with both acids and base. Which reacts with both acid and base। आपको बेटा इसका रिएक्शन भी याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना नहीं कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ बस रिएक्ट करता है, आपको इसका रिएक्शन याद रखना है विद बैलेंसिंग, और ये आपको हायर क्लासेस में भी आता रहता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो आप इसका एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्शन भी याद करेंगे और लिखेंगे, चाहे उन्होंने बोला है नहीं बोला है, आपका क्वालिटी ऑफ आंसर बेटर होगा, यू विल स्कोर फुल मार्क्स। तो एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक मेटल है जो एसिड HCl के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल, ये यहाँ पर एल्यूमिनियम Cl के साथ कंबाइन कर जाएगा, और बचा आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो वाटर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बेस के साथ ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना देता है, दिस इज NaAlO2, और साथ में आपको मिलेगा वाटर। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट हम करते हैं। एक क्वेश्चन है, प्रत्यूष took sulfur powder on a spatula and heated. He collected the gas evolved by inverting test tube
ओवर, ठीक है। सल्फर पाउडर लेके उसको हीट किया और टेस्ट ट्यूब को ऐसे उल्टा किया. Then it says he collected the gas evolved by inverting the test tube as shown in the figure. What will be the action of gas on dry litmus paper? इसने सल्फर को हीट किया, सल्फर पाउडर को, और इसमें से जो गैस इवॉल्व हो रही है उसके बारे में ये पूछ रहा है कि अगर उस गैस को आप ड्राई लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या एक्शन होगा. पहले तो बताओ, which gas is this? What happens when you heat sulfur in the presence of air? Which gas is formed? Sulfur dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड किसकी ऑक्साइड है, मेटल की या नॉन मेटल की? सल्फर मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल. नॉन मेटल की ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? एसिडिक, ठीक है. एंड एसिड का क्या इफेक्ट होता है लिटमस पेपर पे? बोलो. एसिड का तो ये इफेक्ट होता है कि वो लिटमस पेपर को कौन से कलर में चेंज करता है? ब्लू को. लेकिन अगर लिटमस पेपर ड्राई है then there will be no action of this gas, ठीक है. तो ड्राई लिटमस पेपर होने की वजह से there is no action of the gas which is sulfur dioxide. जो भी एसिडिक नेचर है ना बेटा, वो किसी भी चीज के आयंस के H पॉजिटिव आयंस फर्निश करने पे होता है, ठीक है. अब अगर जब ये सल्फर को देखो, जो लिटमस सॉल्यूशन है, अगर ये लिटमस सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर मैं लिटमस सॉल्यूशन वर्ड यूज करती हूँ, सॉल्यूशन का मतलब है उसको वाटर में डिसॉल्व किया गया है. वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो मतलब मीडियम मिल जाता है उसको. अब अगर उसको आपने वाटर में डिसॉल्व कर रखा है और ऊपर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें से पास होती है, तो ये वाटर और SO2 मिलकर बनाते हैं सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है. अब बनाना एसिड, अब ये फर्निश कर पाएगा H पॉजिटिव आयन, जिसकी वजह से ये दे पाएगा अपना एसिडिक नेचर का असर. अदरवाइज SO2 में तो H पॉजिटिव नहीं है, वो अपना एसिडिक नेचर कैसे प्रूव करेगा लिटमस पे? अगर वो H पॉजिटिव आयन को फर्निश कर पाएगा, दे पाएगा, ठीक है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कोल्ड ड्रिंक है, मैंने आपको बताया था कोल्ड ड्रिंक एसिडिक होता है नेचर में. तो उसमें क्या एसिडिक नेचर आया कि उसमें आपने मीडियम लिया है वाटर और आप ऊपर से गैस उसमें प्रेशर के थ्रू डाल रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड. दिस गिव्स यू कार्बोनिक एसिड H2CO3. यहां पर ये फर्निश करेगा H पॉजिटिव आयन, जिसकी वजह से पीएच पेपर को, पीएच क्या होता है? पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. H पॉजिटिव आयन किसके पास ज्यादा है वो बताता है पीएच, ठीक है. जिसके पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो अच्छा एसिड होता है, और पीएच उसकी लो होती है. अब उसका जो फंडा है वो उसके फॉर्मूला में छिपा है, जो आप इस क्लास में नहीं करते हो. पर मतलब तो समझो कि पीएच मींस H पॉजिटिव आयन किसके पास इजीली अवेलेबल है, तो वो तभी H पॉजिटिव दे पाते हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स, अगर वाटर में उनको डिसॉल्व करे. तो ड्राई लिटमस पेपर की प्रेजेंस में वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है. कमिंग बैक टू दिस, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉइस्ट लिटमस पेपर. यस, सेकंड क्वेश्चन इसका मॉइस्ट लिटमस पेपर में है. तो क्या होगा मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ? बोलो. What will be the change when this gas passes over moist litmus paper?
अब मॉइस्ट मीन्स मॉइस्चर मीन्स वाटर, इसके साथ जब सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा तो H2SO4 H2SO3 देगा, जिसमें H पॉजिटिव आयन फर्निश होगा, और पीएच पेपर जो है या लिटमस पेपर जो है, लिटमस सॉल्यूशन है, तो वो पेपर को क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, गॉट इट? एनी कंफ्यूजन, कोई डाउट है इसमें? आवाज नहीं आ रही क्योंकि आपकी, क्लियर है? ओके बेटा, ठीक है। बाकी तो उसने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मांगी है, वो तो सिंपल है, एच एस प्लस ओ टू गिव्स SO2, बस वही मांगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप of oxides are formed when non-metals combine with oxygen? अभी किया हमने, combine with oxygen। तो इसमें आपको पहले तो ये बताना है, नॉन मेटल की ऑक्साइड्स एसिडिक होती है नेचर में, और कुछ एग्जाम्पल दे देने हैं, जैसे C+O2 gives CO2, या S+O2 gives SO2, या N+O2 gives NO2। ये आपको जो भी कुछ भी पूछा हो ना केमिस्ट्री में, ट्राई करो उसकी जो भी इक्वेशन, जो भी रिएक्शन बन सकता है विद एग्जांपल उसको दे दो। ठीक है, 1 मार्क का अगर आपको पूछा है, आप सोचो कि 1 नंबर में नहीं बेटे, आपका क्वालिटी आंसर तभी बनता है अगर आप साथ में जो भी रिएक्शंस इन्वॉल्व है वो आप उसमें शो करो। जैसे अगर एक्सट्रैक्शन के भी अटेम्प्ट करते हो तो जो भी रिडक्शन वाली रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं, वो सब जो भी आपको आता है उसके रिलेटेड रिएक्शंस वो जरूर लिखा करो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज, ये कहता है क्वेश्चन में, यू मस्ट हैव सीन tarnished copper vessels, tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice, or tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning the vessels. Are effective in cleaning the vessels. हाँ जी, who can tell me the answer? Who knows the answer? Raise your hands. ये कहता है जो कॉपर की ऑक्सीडेशन हो जाती है उसके बाहर एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से वो टार्निश हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए हम लेमन यूज करते हैं या टैमरिंड जूस यूज करते हैं। तो उनमें ऐसा क्या चीज होती है कि वो क्लीन हो जाती है? पता है किसी को? नो? ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। पहले देखो, कॉपर क्या है? मेटल है, मेटल है ना। अब जब कॉपर को कुछ टाइम हम बाहर एयर में या मॉइस्चर में रखते हैं, उसके बाहर
किसी कंपाउंड की लेयर बनती है। डू यू नो कौन है वो कंपाउंड? बोलो। ओके, वो है कॉपर का कार्बोनेट या कॉपर की हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है, अब मेटल है, मेटल के जो भी कंपाउंड्स होंगे, हाइड्रोक्साइड होगी, कार्बोनेट्स होंगे, वो होगा बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक, क्योंकि मेटल के कंपाउंड्स बेसिक होते हैं। अब आप अगर उसको लेमन जूस में क्या होगा? लेमन में सिट्रिक एसिड है। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स है ना ये, तो जिनमें ये जो भी एसिड प्रेजेंट होगा, ये एसिड, टेमरिंड हमारा, उसमें भी एसिड है। इन एसिड्स की न्यूट्रलाइजेशन होगी कॉपर की बाहर वाली लेयर के साथ, और बस वो रिएक्शन हो जाएगा। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, तो वो उस लेयर को रिमूव कर देगा न्यूट्रलाइज करके। ठीक है, मैं आपको लिखवाती हूँ, एक मिनट रुको। चलो, क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया? ये क्वेश्चन वैसे तो नहीं आया, ओके, आई राइट द आंसर। अभी विद रिएक्शन हम लिखेंगे दैट व्हेन कॉपर वेसल्स आर एक्सपोज्ड। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं और किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो आपको अपना माइंड इस तरह से लगाना है कि ऐसा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकता है। exposed to moist air, they form green coating, green coating of basic copper carbonate CuCO3 and CuOH twice। इसका रिएक्शन भी आप लिख सकते हो, CO2 प्लस O2, एयर और मॉइस्चर। ठीक है, एयर में क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन। दिस गिव्स यू कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर का हाइड्रोक्साइड। पहले ये रिएक्शन लिख लो। डन। ठीक है, फिर इसके आगे आप लिखो, हमने की थी बात लेमन जूस एंड टैमरिंड की। ठीक है, तो फिर आप लिख सकते हो कि लेमन जूस में है सिट्रिक एसिड एंड टैमरिंड में है टार्टेरिक एसिड। And these acids combine with the basic layer and remove it।
Okay, next question. It says, a man went door to door posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull ornaments. ध्यान से सुनना, ठीक है? कि एक man that he went door to door and he poses as a goldsmith, ठीक है? And he promised to bring back the glitter of gold and dull ornaments. And unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? What solution had he used? Do you know what happened? एक्वारिजिया, ठीक है? वो एक्वारिजिया में जो ऊपर वाली लेयर है गोल्ड की, दैट गेट्स रिमूव्ड, तो उसमें उनके सॉल्यूशन में वो गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से बैंगल्स का वेट कम हो जाएगा और वो तो बाद में उस एक्वारिजिया से गोल्ड को ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है? तो वो सुंदर दिखेंगे बैंगल्स, क्योंकि उसकी ऊपर वाली लेयर रिमूव होके अंदर फ्रेश वाली लेयर है, सारे उसका गंदगी भी निकल जाएगी, लेकिन साथ में गोल्ड भी निकल जाएगा, ठीक है? एसिड्स को बहुत जगह क्लीनिंग पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि गंदगी निकाल देते हैं, पर वो ऊपर वाली लेयर भी निकाल देता है। अगर आप टाइल्स पे भी, जैसे हम लोग हार्पिक वगैरह यूज करते हैं वॉशरूम्स में भी, अगर आप उसका ओवर यूज करोगे वो टाइल्स की भी लेयर निकाल देगा, ठीक है? विद टाइम वो उनको भी करोड कर देता है, क्योंकि एसिड का यही प्रॉपर्टी है, वो पूरा लेयर को ही निकाल देगा, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन अब सुनो। ये कहता है, a student added few pieces of aluminium metal to two sets of tubes. A और B में aluminium पुट किया containing aqueous solutions of iron sulfate FeSO4 and copper sulfate CuSO4. In the second part of her experiment, she added iron metal to another test tube C and D. C and D में iron metal put किया, containing aqueous solution of aluminium sulfate Al2SO4 thrice, ठीक है? एल्यूमिनियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, दूसरा वाला कॉपर सल्फेट है। अरे this is CuSO4. Okay, in which test tube or test tubes will she observe color change on the basis of experiment? Which state which is the most reactive metal and why? Okay, फेरस सल्फेट का क्या कलर होता है बेटा? बोलो, फेरस सल्फेट का कलर, दिस इज ग्रीन। आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कलर याद करने पड़ेंगे। कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू, ठीक है? अब देखो आपके पास, हाँ जी, फर्स्ट उसमें पार्ट में बोला था एल्यूमिनियम अगर फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। एंड ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा इस रिएक्शन से, एल्यूमिनियम सल्फेट का कलर क्या होता है? दिस इज कलरलेस। अगर आपको कलर नहीं पता होंगे इसमें तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो फेरस सल्फेट है ग्रीन, इसमें एल्यूमिनियम आपने पुट किया, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, वो फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम सल्फेट बना देगा विच इज कलरलेस, ठीक है? फर्स्ट पार्ट इज डन।
नाउ सेकेंड पार्ट में एल्यूमिनियम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब बताओ, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, एल्यूमिनियम और कॉपर सल्फेट जब आपस में रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा? सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट। और एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या कलर है? कलरलेस। कलरलेस। ठीक है, अब ये सेकेंड पार्ट हो गया, ए और बी, दो पार्ट्स हो गए। फिर नेक्स्ट में उन्होंने बोला है आयरन पुट किया है एल्यूमिनियम सल्फेट में, क्या रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा कोई रिएक्शन? Aluminium is more reactive than iron. एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन लेस रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम को सोल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है टेस्ट ट्यूब। अच्छा, फोर्थ वाले पे है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, डी में क्या रिएक्शन होगा आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का? Iron sulfate. आयरन सल्फेट बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। अब कॉपर सल्फेट तो ब्लू था और आयरन का सल्फेट कौन से कलर का होगा? ग्रीन कलर का। ठीक है, पेल ग्रीन कलर का होता है आयरन का सल्फेट। ठीक है, तो इस तरह के कलर्स वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। एंड आफ्टर दैट ओके, मैं एक रिएक्शन देती हूं, आपने इसमें बताना है किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। द रिएक्शन इज 3MnO2 plus 4Al gives you 3Mn plus 2Al2O3 plus heat। ठीक है, अब क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम getting reduced and second question is MnO2 getting oxidized? हाँ जी, पहले बताओ, इज एल्यूमिनियम गेटिंग रिड्यूस्ड, कैसे पता चलता है आपको किसकी रिडक्शन हो रही है? Addition of oxygen. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंगनीज यहाँ पर है और यहाँ पर है, और एल्यूमिनियम ये है। ठीक है, तो बताओ मैंगनीज MnO2 से Mn बनना, व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? Reduction. Because this is removal of oxygen. Removal of oxygen. And aluminium से Al2O3 is Oxidation. because this is addition Addition of oxygen. oxygen. ठीक है, क्लियर है ये बात? Yes. ओके, तो आपके दो क्वेश्चन थे इसमें, is aluminium getting reduced? So no, it is not getting reduced. Second question was, is MnO2 getting oxidized? No, it is not getting oxidized. It is getting reduced. ठीक है, ओके, गुड है। ओके, अब ध्यान से सुनना, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। A solution of copper sulfate was kept in iron pot। ठीक है, आपके पास आयरन पॉट है और इसमें आपने कॉपर सल्फेट पुट किया है, राइट? ये क्वेश्चन सारे हायर क्लासेस तक भी होते, तो ध्यान से तो कॉन्सेप्ट समझना है। आफ्टर फ्यू डेज द आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव अ नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, explain the reason in terms of reactivity, write the equation of the reaction involved। मैंने आपको वैसे भी बोला, अगर ये लास्ट लाइन नहीं भी बोली होती, आपको लिखना होता है रिएक्शन।
आप अपना आंसर बेटर बनाने के लिए जहां पर भी आपको रिएक्शन सूझता है कि यहाँ लिखा जा सकता है, लिखना जरूर। ठीक है, अब बताओ रीजन के क्यों होल्स हो रहे हैं आयरन पॉट में व्हेन कॉपर सल्फेट इज प्लेस्ड इन इट? बोलो। बिकॉज ओके, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आप कभी भी याद रखना इस चीज को, कभी भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल की वेसल में लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन नहीं रख सकते हो। यहाँ पर क्योंकि आयरन जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो व्हेन यू पुट कॉपर सल्फेट इन आयरन पॉट, व्हाट विल हैपन? दिस विल ट्राई टू डिस्प्लेस दिस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा बिकॉज आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो अगर वो डिस्प्लेस करेगा तो कहां से जाएगा? वो खुद डिस्प्लेस करने के लिए इसके सरफेस से ही जाएगा ना, क्योंकि आयरन पॉट पे लगी हुई है, पॉट है आयरन का। ठीक है, तो वहां से वो निकलता रहेगा और धीरे धीरे छोटे छोटे पोर्स उसमें होते रहेंगे। सिमिलरली एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अगर आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कैन यू स्टर द सॉल्यूशन यूजिंग आयरन स्पून? टेल मी, क्या आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को आयरन के स्पून से स्टर कर सकते हो? से यस और नो? सेम रीजन। ठीक है, क्योंकि आयरन का स्पून दैट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग कॉपर सल्फेट में, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो धीरे धीरे आयरन उसकी निकलती जाएगी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करने के लिए। ठीक है, ओके, आपको कॉपर ऑक्साइड का कलर पता है? कॉपर ऑक्साइड का कलर नहीं पता ना? अभी सुनना, क्वेश्चन सुनना, उसको क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको कहा यू शुड वर्क ऑन सच क्वेश्चंस, क्योंकि अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ये ए बी सी इस तरीके से आएंगे। ये कंपाउंड बना, इसका ये कलर था, फिर वो उसमें वो डाला तो वो कलर हो गया। तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं आएगा कि अच्छा मुझे मेटल पता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कलर्स पे फोकस करना है। तो क्वेश्चन है, metal M does not liberate hydrogen, does not liberate hydrogen from acids, from acids, but reacts with oxygen to give, reacts with oxygen to give a black color product. Black colored product. And also explain the reaction of M with oxygen. Also explain reaction of M with, M means metal, with oxygen. Write down the question, read it carefully. सोचो क्या पूछा है? कौन सा मेटल हो सकता है जिसका जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है? अब देखो इसमें हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव और भी हैं, जो सबसे कॉमनली हम पढ़ते हैं वो कॉपर और सिल्वर पढ़ते हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि सिल्वर भी, अगर आपने कभी सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहने हो या अपने मदर को पहने हुए देखा हो, तो सिल्वर की चीजें थोड़ी टाइम बाद वो भी ब्लैक होने लगती हैं, इवन दे गेट ऑक्साइड, पर वो सिल्वर की सल्फाइड बनती है। ठीक है, लेकिन यहां पर इसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने को बोला, तो ये ऑक्साइड बनेगी।
तो कॉपर की ऑक्साइड बनती है जो कि ब्लैक होती है, और सिल्वर की अगर सेम चीज सिल्वर से रिलेटेड कुछ हो तो उसकी सल्फाइड बोलेगा, Ag2S बनता है उसमें, सिल्वर की सल्फाइड बनती है, कॉपर की ऑक्साइड बनती है। तो रिएक्शन तो सिंपल है यहां पर कि आपके पास है कॉपर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बनाएगा कॉपर का ऑक्साइड, ठीक है, और ये है ब्लैक इन कलर। और मैं आपको बता रही हूं इनकेस अगर ये चीज सिल्वर के साथ हो तो सिल्वर की सल्फाइड बनती है और ये भी होती है ब्लैक इन कलर, अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए तो। अब ये भी एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जो मैंने कॉपर की एक्सट्रैक्शन के टाइम पे एक वर्ड यूज किया होगा कि कॉपर की एक्सट्रैक्शन में ऑटो रिडक्शन भी हो जाती है। ऑटो रिडक्शन होता है जैसे ये कहता है कि सिल्वर की ऑक्साइड और सिल्वर की सल्फाइड अगर आपस में कंबाइन कर जाए तो इसकी ऑटो रिडक्शन मतलब अलग से आपको कार्बन पुट नहीं करने की जरूरत होती, इसमें बैलेंसिंग मुझे लगता है 6 आ जाएगी। 2 4 6 2, ठीक है। तो ये ऑटो रिडक्शन है कॉपर की, उसमें आपको मिल जाएगा। और ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में भी एक बार कॉपर के एक्सट्रैक्शन के बारे में पूछा था, जिसमें टॉपर के आंसर में इसने ये रिएक्शन को इंक्लूड किया था, ठीक है। तो जस्ट टू मेक योर आंसर बेटर, हो सकता है क्योंकि एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है तो आपको वैसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फाइड। So this gives you copper and sulfur dioxide, and this reaction is called auto reduction. That means इसमें आपको अलग से कार्बन पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी for the process of reduction. अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 24 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड, तो आपने इसको 16 कैरेट गोल्ड में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, बोलो। अगर 24 कैरेट गोल्ड को 16 कैरेट गोल्ड में कन्वर्ट करना है तो आपको 8 कैरेट इसमें सिल्वर या कॉपर को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, तो आपको बस उसका वो अमाउंट आपको बढ़ाना है सिल्वर एंड कॉपर का। ओके, इवन दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो बताना। ये वो क्वेश्चंस है जो वैसे भी आपको रियल लाइफ में पता होने चाहिए। Why are food cans tin plated instead of zinc plated? Tin plated instead of zinc plated। हाँ जी, जिसको आता है प्लीज, जितना आता है जो भी मेरे को बताओ। कंप्लीट क्वेश्चन है, हाँ जी। आवाज नहीं आ रही बेटे, अगर आप बोल रहे हो तो फिर से बोलो।
मैम जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, तो उससे क्या होता है? फिर वो रिएक्ट कर जाता है फूड मटेरियल के साथ। हाँ, बट जो टिन है, बिकॉज टिन इज लेस रिएक्टिव, टिन इज लेस रिएक्टिव, it can only react with very strong acids. ठीक है। अब जैसे मैंने बोला आपको कि कोल्ड ड्रिंक, जैसे आपने देखोगे कैंस आते हैं कोल्ड ड्रिंक के, ठीक है, तो अगर उस पर जिंक प्लेटिंग करते हैं तो जिंक तो बहुत रिएक्टिव है और उसके अंदर एसिडिक कंपाउंड है। लेकिन कार्बोनिक एसिड एक माइल्ड एसिड है, ऑब्वियसली हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको, अगर कोई भी चीज अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितने भी टाइप ऑफ एसिड्स हम कंज्यूम कर सकते हैं वो माइल्ड एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स सारे माइल्ड एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स का आज हमने जैसे ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है, तो ऑर्गेनिक बना है कार्बन से, ठीक है। तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो हम उन एसिड्स को, कार्बन के एसिड्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं जितने भी। अभी आपने फॉर्मूला लिखी ना, आपने सिर्फ पढ़ा कि हाँ टार्टारिक एसिड है, आपने पढ़ा ऑक्सैलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, सिट्रिक एसिड है, इन सब एसिड्स, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, इन सब में कार्बन होता ही है, ठीक है। कार्बन COOH ग्रुप, या आप इसको लिखते हो COOH ग्रुप, इन एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। इसके अंदर सारे एसिड्स आएंगे, ऑक्सैलिक, सिट्रिक, एसिटिक, टार्टरिक, ठीक है। ये सब एसिड्स कार्बन के कंपाउंड्स हैं और वो माइल्ड एसिड्स हैं। जो खतरनाक वाले एसिड्स होते हैं ना, वो कौन होते हैं? उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, HNO3। क्या आपको इसमें कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, कार्बन को छोड़ के सारे बाकी जो एसिड्स हैं उनको मिनरल एसिड्स बोलते हैं। और ये पता है कितने एसिडिक हैं? जब ये पूरे कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, इनकी पीएच 1 to 7 नहीं होती, उससे भी कम, मतलब नेगेटिव में। 1 to 7 वाले तो, अब हमारे जो स्टमक का एसिड है, आपने पढ़ा होगा उसकी एसिडिक, उसकी पीएच भी 1 to 2 के बीच में। आप सोचो अगर हमारे स्टमक में इतना 1 to 2 वाला एसिड हो सकता है, तो उतना अगर कंसंट्रेटेड एसिड एटलीस्ट हमें जला तो नहीं सकता ना। आपने एसिड अटैक्स के बारे में सुना होगा, मूवी देखी होगी, तो वो एसिड जब फेंका जाता तो मतलब पूरी स्किन ऐसे मेल्ट करती है, जला दी जाती है जैसे, तो वैसे वैसा उतना कंसंट्रेटेड एसिड हमारे स्टमक में थोड़े ना है, ठीक है। तो जो भी एसिड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड दीज आर मिनरल एसिड्स। ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में बहुत खतरनाक होते हैं और ये स्कूल के लैब में भी आपको अलाउड नहीं होते यूज करना, या डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत आपको केयरफुली, इसमें आपने पढ़ा होगा, यू शुड नेवर ऐड वाटर टू एसिड, यू शुड ऐड एसिड दैट टू ड्रॉप वाइज इन वाटर, ठीक है, बिकॉज बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है अदरवाइज, और फिर वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आई थिंक हमने काफी क्वेश्चंस इसके कर लिए। आपको कुछ और है पूछने के लिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कार्बन का थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर? बोलो। नहीं? ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। पहले हम थोड़ा सा कार्बन की बात करें, तो एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का? 6। कॉन्फ़िगरेशन है 2 4। कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन? हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन कार्बन मेक? 4 बॉन्ड्स, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट। टेट्रा मीन्स 4,
4 वैलेंसी है इसकी। इसकी बेस्ट चीज ये है, हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाएगा, ना कम ना ज्यादा। तो जब भी नेमिंग करनी है, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भाई 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। कोई भी अभी ऐसे नहीं कि एक में 2 ही बनाए, कभी एक ही बनाया, कभी 5 बना दिए, नहीं, वो गलत है। हमेशा 4 बॉन्ड्स बनेंगे। और कार्बन का जो बेस्ट फ्रेंड है वो है हाइड्रोजन, ठीक है, जिससे एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, हाइड्रोकार्बन उनको बोलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। ये जितने भी पेट्रोल, केरोसिन, ये ऑयल्स है ना, सारे ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। तो हमारी ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली जो भी आप चीजें देख रहे हो ना अपने आसपास, जो भी सिंथेटिक है, उसमें मोस्टली कार्बन के कंपाउंड्स यूज होते हैं। जैसे पॉलीथीन है, वो कार्बन का कंपाउंड है। इथीन मींस, इथ मींस 2 कार्बन्स, है ना। तो पॉलीथीन होता है, पॉलीइथीन, बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो भी प्लास्टिक चीजें आप देख रहे हो, मोस्टली वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। आपके ये बेंचेस है, ये जो भी वुड है, वुड में क्या प्लांट, आपने पढ़ा है प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन प्लस हाइड्रोजन का कंपाउंड, ठीक है। वो ग्लूकोज, ये ग्लूकॉन डी पे, तो ग्लूकोज क्या है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन का कंपाउंड है। जो हम खा रहे हैं प्लांट्स, सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो मोस्टली आप देखोगे अपने आसपास की दुनिया में कार्बन का ही रूल है। आप खुद सोचो, टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसमें से कार्बन के ही मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है। क्यों है? क्योंकि एक तो वो 4 बॉन्ड बनाता है, ऊपर से शो करता है कैटेनेशन। व्हाट इज कैटेनेशन? मतलब बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, साइकिल्स बना सकता है, रिंग्स बना सकता है, ठीक है। कार्बन बनाता है ऐसे चेन, ऐसे साइकिल, और ऐसे रिंग बोलते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड हो, एक छोड़ के एक। तो एक्चुअली हम लोग पहले ऐसे सोचते थे, अच्छा इसको ऐसे बना लेते हैं या ऐसे बना लेते हैं कि कहीं तो कैसे तो होगा, मगर बाद में पता चला कि एक्चुअली ना ये ऐसे ना ये ऐसे रहता है, ये हमेशा गोल 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 ऐसे घूमते रहता है। कौन है ये बॉन्ड क्या है, ये लाइंस क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में जुड़े हुए हैं। पर ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एक जगह पे टिकते नहीं हैं, वो हमेशा घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसे रिंग बन जाती है, ठीक है। तो इनको रिंग वाले कंपाउंड्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एरोमेटिक, अरोमा, अरोमा खुशबू, ठीक है। तो जितनी भी खुशबू वाली चीजें हैं ना घरों में, नैफ्थलीन बॉल्स देखते हो, वो ऐसे वाले कंपाउंड से बने हैं, ठीक है। कैम्फर होता है कपूर, जो कि पूजा में भी यूज करते हैं ऐसे, उसकी छोटी सी वो टिक्की सी आती है जिसमें हनुमान जी भी बने होते हैं, ठीक है, या फिर छोटे छोटे गोल गोल ऐसे मिलते हैं आपको, हवन में भी यूज करते हैं वो कैम्फर, दैट इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बताया कार्बन की चेन, ये सारे हाइड्रोकार्बन से, केरोसिन वगैरह, ऑयल, पेट्रोलियम, ये सब है, ठीक है। तो अब इसमें भी कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। पर बनाएगा हमेशा 4 बॉन्ड्स, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्केन, इसको बोलते हैं एल्कीन, इसको बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। और भी आपने कंपाउंड्स पढ़े होंगे कार्बन के। इसी कार्बन की चेन में अगर आपने OH लगा दिया तो ये बन जाता है अल्कोहल। अगर आपने COOH लगा दिया तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक लिखना इसमें जरूरी है क्योंकि आपने देखा एसिड तो और भी होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं, ये कार्बन वाला एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों ही एसिड्स। मगर आप स्पेसिफाई कर देते हो कि ये भी COOH वाला एसिड है, ठीक है। उसके बाद
और कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़ा है? एस्टर भी पढ़ा है, एल्डिहाइड भी पढ़ा है। एल्डिहाइड क्या होता है? जहां पर सी डबल बॉन्ड होके एक तरफ तो हाइड्रोजन बनता ही है, यहाँ तो होना ही है हाइड्रोजन, यहाँ दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है या कार्बन भी हो सकता है। ठीक है, एक कीटोन होता है जिसके दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है। ठीक है, फिर एक आपके पास एस्टर होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, जो एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब ये एस्टर ऐसा भी हो सकता है कि उसके एक तरफ हाइड्रोजन हो और बीच में ये ग्रुप हो। ठीक है, या वो दोनों तरफ कार्बन भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जनरल आप उसको RCOO के फॉर्म में लिख देते हो। ये आपका एस्टर। और कौन सा फंक्शन ग्रुप पढ़ा है? बोलो, बस यही पढ़े हैं? ठीक है, तो अभी इतना ही पढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम इसकी नेमिंग करेंगे, कंपाउंड्स की थोड़ी सी रिवीजन करके आना। आपको असाइनमेंट में से तो नहीं कोई क्वेश्चन पूछना जो हमने लास्ट टाइम की थी? You want to ask any question from assignment? No? Okay then. Take care. Have a nice day. See you in next class और करेंगे naming. Bye.